अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये 14 जुलाई 1948 का दिन था जब उस वक़्त के गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना को उनकी अदालत के पेश नज़र क्वेटा से ज़ियारत मुंतकिल किया गया था। इसके बाद वो फ़कत 60 दिन ज़िंदा रहे और 11 सितंबर 1948 को अपने खालिक़ हकीकी से जा मिले। बाबा पाकिस्तान के यही आखिरी 60 दिन इस तहरीर का मौजू है। वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नाज़रीन, यह पुरस्रार गुत्थी आज तक हल नहीं हो सकी कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को शदीद बीमारी के आलम में क्वेटा से ज़ियारत मुंतकिल होने का मशवरा किसने दिया था। ज़ियारत अपने सनोबर के दरख्तों की वजह से दुनिया भर में मशहूर है और क्वेटा से 133 किलोमीटर फासले पर 2449 मीटर की बुलंदी पर वाक़ा है। यह जगह एक बुजुर्ग खरवारी बाबा की आखिरी आरामगाह की निस्बत से ज़ियारत कहलाती है और जिन्ना की आरामगाह या कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी ज़ियारत से 10 किलोमीटर के फासले पर वाक़ा है। इनकी बहन फातिमा जिन्ना ने अपनी किताब माई ब्रादर में तहरीर किया है कि क्वेटा से ज़ियारत मुंतकिल होने का फ़ैसला जिन्ना का ज़ाती फ़ैसला था, क्योंकि इनकी सरकारी और गैर सरकारी मसरूफियात के बायस क्वेटा में भी उन्हें आराम का मौका बिल्कुल नहीं मिल रहा था और मुख्तलिफ अदवारों और मुख्तलिफ रहनुमाओं की जानिब से उन्हें मुसलसल दावतें मौसूल हो रही थी कि वो उनके इज्तिमात में शिरकत करें और उनसे खिताब करें। ताहम यह बात फिर भी महल नज़र है कि जिन्ना को ज़ियारत के बारे में किसने बताया था और वहाँ मुंतकिल होने का मशवरा किसने दिया था। नाज़रीन, ज़ियारत पहुँचने के बाद भी उन्होंने किसी मुस्तनद मुआलिज से इलाज करवाने पर तवज्जो न दी, लेकिन उन्हीं दिनों इतला मिली कि मशहूर डॉक्टर रियाज अली शाह अपने एक मरीज़ को देखने के लिए ज़ियारत आए हुए हैं। फातिमा जिन्ना ने अपने भाई से कहा कि डॉक्टर रियाज अली शाह की ज़ियारत मौजूदगी से फ़ायदा उठाना चाहिए, मगर उन्होंने यह कहते हुए तजवीज़ सख्ती से मुस्तरद कर दी कि उन्हें कोई ज़्यादा संगीन मर्ज़ लाक नहीं है और अगर सिर्फ उनका मादा खुराक को ज़रा बेहतर तौर पर हज़म करने लगे तो वो जल्द ही दोबारा सेहतमंद हो जाएंगे। बकौल फातिमा जिन्ना वो डॉक्टरों के ऐसे मशवरों से हमेशा गुरेज करते थे कि क्या करें, क्या खाएं, कितना खाएं, कब सोएं और कितनी देर आराम करें। इलाज से गुरेज की उनकी यही पुरानी आदत एक मरतबा फिर ओद कर आती थी, मगर जल्द ही वो अपनी इस आदत को तर्क करने पर मजबूर हो गए। ज़ियारत पहुँचने के एक हफ्ता के अंदर उनकी तबीयत इतनी ख़राब हुई कि उनकी ज़िंदगी में पहली मरतबा उनकी सेहत खुद उनके लिए परेशानी का बास बन गई। अब तक इनका ख्याल था कि वो सेहत को अपनी मर्ज़ी के ताबे रख सकते हैं, मगर 21 जुलाई 1948 को जब उन्हें ज़ियारत पहुँचे हुए फ़कत एक हफ़्ता गुजरा था, उन्होंने यह तस्लीम कर लिया कि अब उन्हें सेहत के सिलसिले में ज़्यादा ख़तरात मोल नहीं लेने चाहिए और यह कि अब उन्हें वाकई अच्छे तिब्बी मशवरे और तवज्जो की ज़रूरत है। फातिमा जिन्ना का कहना है कि जो ही उन्हें अपने भाई के इस इरादे का इल्म हुआ तो उन्होंने इनके प्राइवेट सेक्रेटरी फ़रख अमीन के ज़रिए काबीना के सेक्रेटरी जनरल चौधरी मोहम्मद अली को पैगाम भिजवाया कि वो लाहौर के मुमताज़ फिजिशियन डॉक्टर कर्नल इलाही बख्श को बजरिया हवाई जहाज़ ज़ियारत भिजवाने का इंतज़ाम करें। डॉक्टर इलाही बख्श 23 जुलाई 1948 को क्वेटा और फिर वहाँ से बजरिया कार ज़ियारत पहुँचे, लेकिन दिन भर सफ़र करने के बावजूद उन्हें ज़ियारत पहुँचते शाम हो गई और जिन्ना से उनकी मुलाकात अगली सुबह ही मुमकिन हो सकी। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि जब मैंने कायद से उनकी बीमारी से मुताल्लिक़ इस्तफसारात किए तो उनका तमाम जोर इसी बात पर था कि वो बिल्कुल भले चंगे हैं और यह कि उनका मादा ठीक हो जाए तो वो जल्दी मामूल के मुताबिक काम करने लगेंगे। मगर जब डॉक्टर इलाही बख्श ने जिन्ना का सरसरी मुआयना किया तो वह इस नतीजे पर पहुंचे कि उनका मादा तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इनके सीने और फेफड़ों के बारे में सूरत हाल इत्मीनान बख्श नहीं है। डॉक्टर इलाही बख्श के मशवरे पर अगले दिन क्वेटा के सिविल सर्जन डॉक्टर सिद्दीकी और क्लिनिकल पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर महमूद ज़रूरी आलात और साजो सामान के साथ ज़ियारत पहुंच गए। उन्होंने फौरी तौर पर जिन्ना के टेस्ट किए, जिनके नताइज ने डॉक्टर इलाही बख्श के उन खदशात की तस्दीक कर दी कि वो तफ़दक के मर्ज़ में मुब्तला हैं। डॉक्टर इलाही बख्श ने जिन्ना के मर्ज़ के हवाले से सबसे पहले फातिमा जिन्ना को मुतला किया और फिर उन्हीं की हिदायत पर अपने मरीज़ को भी आगाह कर दिया गया। डॉक्टर इलाही बख्श लिखते हैं कि कायद-ए-आज़म ने जिस अंदाज में मेरी तशख़ीस को सुना मैं उससे इंतहाई मुतासिर हुआ। चौधरी मोहम्मद हुसैन चिट्टा ने अपने एक इंटरव्यू में ज़मीर अहमद मुनीर को बताया कि जब डॉक्टर इलाही बख्श ने जिन्ना को बताया कि उन्हें तफ़दक का मर्ज़ लायक है तो जिन्ना ने जवाब दिया कि डॉक्टर ये तो मैं 12 बरस से जानता हूँ, मैंने अपने मर्ज़ को सिर्फ इसलिए ज़ाहिर नहीं किया ताकि हिंदू मेरी मौत का इंतज़ार ना करने लगें। बरसीर की जद्दोजहद आज़ादी के मौजू पर लिखी गई मशहूर किताब फ्रीडम एंड मिडनाइट के मुसन्निफीन लैरी कोलिंस और
डोमिनिक लैपियर ने बिल्कुल दुरुस्त लिखा है कि अगर अप्रैल 1947 में माउंटबेटन जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी में से किसी को भी इस गैरमामूली राज का इल्म हो जाता जो बम्बई के एक मशहूर तबीब डॉक्टर JAL पटेल के दफातर की तिजोरी में इंतहाई हिफाजत से रखा हुआ था, तो शायद हिंदुस्तान कभी तकसीम ना होता और आज एशिया की तारीख का धारा किसी और रुख पर बह रहा होता। ये वो राज था जिससे बरतानवी सीक्रेट सर्विस भी आशना ना थी। यह राज जिन्ना के फेफड़ों की एक एक्सरे फिल्म थी जिसमें बानी पाकिस्तान के फेफड़ों पर टेबल टेनिस की गेंद के बराबर दो बड़े बड़े धब्बे साफ नजर आ रहे थे। हर धब्बे के गिर्द एक बाला सा था जिससे यह बिल्कुल वाज़ा हो जाता था कि तब तक का मर्ज जना के फेफड़ों पर किस कदर जारहाना अंदाज में हमलावर हो चुका है। डॉक्टर पटेल ने जना की दरख्वास्त पर उनकी एक्सरेज के बारे में कभी किसी को कुछ ना बताया। ताहम उन्होंने जना को इलाज और सेहतयाबी के लिए मशवरा ज़रूर दिया कि उनका इलाज सिर्फ और सिर्फ आराम में मुजम्मिर है। मगर बानी पाकिस्तान के पास आराम का वक़्त कहाँ था। उनके पास वक़्त कम था और काम बहुत ज़्यादा था और वो बाकायदा इलाज का एहतमाम कभी ना कर सके। वो इतनी आहानी हिम्मत के मालिक थे कि उन्होंने अपने मर्ज के बारे में अपनी अजीज़ तरीन बहन को भी आगाह नहीं किया, हत्ता कि उन्होंने डॉक्टर इलाही बख्श को भी अपने राज से उसी वक़्त आगाह किया जब वो खुद यही तशख़ीस कर चुके थे। माउंटबेटन ने खासे तवील अरसे बाद लैरी कोलिन्स और डोमिनिक लैपियर को एक इंटरव्यू में बताया कि सारी ताकत जिन्ना के हाथ में थी। अगर किसी ने मुझे बताया होता कि वो बहुत कम अरसे में ही फौत हो जाएंगे तो मैं हिंदुस्तान को तकसीम ना होने देता। ये बात सूरत थी कि हिंदुस्तान मुत्तहदा सूरत में बरकरार रहता। रास्ते का पत्थर सिर्फ मिस्टर जना थे, दूसरे रहनुमा इस कदर बेलौस नहीं थे और मुझे यकीन है कि कांग्रेस इन लोगों के साथ किसी मुफाहमत पर पहुंच जाती और पाकिस्तान का क़यामत वजूद में ना आता। डॉक्टर इलाही बख्श लिखते हैं कि जब मर्ज़ की तशख़ीस हो गई तो मैंने एक जानब इलाज और खुराक में मुनासिब रद्दोबदल की और दूसरी जानब लाहौर से डॉक्टर रियाज अली शाह, डॉक्टर SS आलिम और डॉक्टर गुलाम मोहम्मद को टेलीग्राम दिया कि वो ज़रूरी साजो सामान और सफरी एक्सरेज के हालात लेकर फ़ौरन ज़ियारत पहुँचे। 30 जुलाई 1948 को जना के तमाम आलिजीन ज़ियारत पहुँच गए। उससे एक दिन पहले बाबा कौम की देखभाल के लिए क्वेटा से एक तरबियत याफ्ता नर्स फिलिस डिलहम को भी ज़ियारत बुलवाया जा चुका था। अब खुदा करके जना का बाकायदगी से इलाज शुरू होने के इम्कानात पैदा हो गए थे कि उसी दिन एक ऐसा वाक़या पेश आया जिस पर अब तक खामोशी के पूरे इसरार पर्दे पड़े हुए हैं और जो लोग इससे वाकिफ़ भी हैं उनका यही इसरार है कि इस वाक़े को अब भी राज़ी रहने दिया जाए। ये वाक़ा सबसे पहले मोहतरमा फातिमा जना ने अपनी किताब माई ब्रदर में कलम बंद किया था। उन्होंने यह किताब जी अलाना की मदद से तहरीर की थी। उनकी वफ़ात के बाद उसका मुसवदा उन कागजात में दस्तयाब हुआ जो अब इस्लामाबाद के कौमी इदारे बराए तहफ़्फ़ुज़ दस्तावेज़ात पाकिस्तान में महफूज हैं। इस मुसवदे को 1987 में कायद-ए-आज़म अकेडमी कराची ने किताबी शक्ल में शाया किया था, मगर इस किताब में से इन पैराग्राफ्स को हज़फ कर दिया गया था जो मोहतरमा ने 30 जुलाई 1948 को पेश आने वाले एक वाक़ा के हवाले से तहरीर किए थे। मोहतरमा ने अपनी इस किताब में लिखा, जुलाई के आखिर में एक रोज़ वज़ीर आज़म लियाकत अली खान और चौधरी मोहम्मद अली बगैर किसी पेश की इतला के अचानक ज़ियारत पहुँच गए। वज़ीर आज़म ने डॉक्टर इलाही बख्श से पूछा कि जना के मर्ज़ के बारे में इनकी तशख़ीस क्या है। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें फातिमा जना ने बुलाया है और वो अपने मरीज़ के बारे में सिर्फ उन्हीं को कुछ बता सकते हैं। वज़ीर आज़म ने इसरार किया कि वह बतौर वज़ीर आज़म गवर्नर जनरल की सेहत के बारे में फ़िक्रमंद है, लेकिन तब भी डॉक्टर इलाही बख्श का मौक़िफ़ यही रहा कि वो अपने मरीज़ की इजाज़त के बगैर किसी को कुछ नहीं बता सकते। फातिमा जना आगे लिखती हैं कि मैं उस वक़्त भाई के पास बैठी हुई थी जब मुझे बताया गया कि वज़ीर आज़म और काबीना के सेक्रेटरी जनरल इनसे मुलाकात करना चाहते हैं। मैंने उसकी इत्तला भाई को दी तो वो मुस्कुराए और बोले, फातिमा तुम जानती हो वो यहाँ क्यों आया है? वो देखना चाहते हैं कि मेरी बीमारी कितनी शदीद है और ये कि मैं अब कितने दिन ज़िंदा रहूँगा। चंद मिनट बाद उन्होंने अपनी बहन से कहा, नीचे जाओ, वज़ीर आज़म से कहो मैं उससे भी मिलूँगा। फातिमा जना ने भाई से गुजारिश की कि बहुत देर हो चुकी है, आप उनसे सुबह मिल लीजिएगा, मगर जना ने हुक्म दिया, नहीं इसे अभी आने दो, वो खुद आकर अपनी आंखों से देख ले। वो लिखती हैं कि दोनों की मुलाकात आधे घंटे जारी रही। जो ही लियाकत अली खान वापस नीचे आए तो मैं ऊपर अपने भाई के पास गई। वो बुरी तरह थके हुए थे और उनका चेहरा उतरा हुआ था। उन्होंने मुझसे फलों का जूस मांगा और फिर चौधरी मोहम्मद अली को अंदर बुलवा लिया जो 15 मिनट तक उनके पास रहे। फिर जब वो दोबारा तन्हा हुए तो मैं अंदर उनके पास गई। मैंने पूछा कि क्या वो जूस या काफ़ी कुछ लेना पसंद करेंगे, मगर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वो किसी गहरी सोच में इतने में रात के खाने का वक्त हो गया। भाई ने मुझसे कहा, बेहतर है कि तुम नीचे चली जाओ और उनके साथ खाना खाओ। उन्होंने जोर देकर कहा कि मैं आप ही के पास बैठूंगी और यहीं पर खाना खा लूँगी।
نہیں، بھائی نے کہا، یہ مناسب نہیں ہے، وہ یہاں ہمارے مہمان ہیں، جاؤ ان کے ساتھ کھانا کھاؤ۔ اس کے بعد فاطمہ جناح لکھتی ہیں کہ کھانے کی میز پر میں نے وزیر اعظم کو بہت خوشگوار موڈ میں پایا۔ وہ لطیفے سنا رہے تھے اور ہنسی مذاق کر رہے تھے، جبکہ میں بھائی کی صحت کے لیے خوف سے کانپ رہی تھی، جو اوپر کی منزل میں بستر علالت پر پڑے ہوئے تھے۔ کھانے کے دوران چودھری محمد علی چپ چاپ کسی سوچ میں گم رہے۔ کھانا ختم ہونے سے پہلے میں اوپر چلی گئی۔ جب میں کمرے میں داخل ہوئی تو بھائی مجھے دیکھ کر مسکرائے اور بولے، فاطمہ، تمہیں ہمت سے کام لینا چاہیے۔ میں نے اپنے آنسوں کو چھپانے کی بڑی کوشش کی، جو میری آنکھوں میں امڈ آئے تھے۔ ناظرین، 17 اکتوبر 1979 کو پاکستان ٹائمز لاہور میں شریف الدین پیرزادہ کا ایک مضمون شائع ہوا، جس کا عنوان تھا دی لاسٹ ڈیز آف دی قائد اعظم۔ اس مضمون میں انہوں نے ممتاز ماہر قانون ایم اے رحمان کے ایک خط کا حوالہ دیا۔ اس خط میں ایم اے رحمان نے انہیں لکھا تھا کہ ڈاکٹر کرنل الہی بخش کے بیٹے ہمایوں خان نے بھی انہیں اسی واقعے کے بارے میں بتایا تھا۔ اس روایت کے مطابق قائد اعظم پر دوا کا اثر بڑا مواقف ہو رہا تھا اور وہ بتدریج صحت یاب ہو رہے تھے۔ ایک روز لیاقت علی خان قائد اعظم سے ملنے کے لیے زیارت آئے۔ وہ ان کے ساتھ تقریباً 1 گھنٹہ رہے۔ اسی دوران دوا کھلانے کا وقت آ گیا، لیکن میرے والد اندر جا کر قائد اعظم کو دوا نہیں دے سکتے تھے، کیونکہ اندر جو ملاقات ہو رہی تھی وہ بے حد خفیہ تھی۔ چنانچہ وہ باہر انتظار کرتے رہے تاکہ ملاقات ختم ہوتے ہی وہ قائد اعظم کو دوا کھلا سکیں۔ جب لیاقت علی خان کمرے سے باہر نکلے تو میرے والد فوراً کمرے میں داخل ہوئے اور قائد اعظم کو دوا کھلانا چاہی۔ انہوں نے دیکھا کہ قائد اعظم پر سخت اضطرابی افسردگی طاری ہے اور انہوں نے دوا کھانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اب میں مزید زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ اس کے بعد والد صاحب کی بھرپور کوشش اور اصرار کے باوجود قائد اعظم نے اپنے ڈاکٹر کے ساتھ تعاون کرنے سے انکار کر دیا۔ ہمایوں خان نے مزید بتایا، قائد اعظم کے انتقال کے فوراً بعد لیاقت علی خان نے میرے والد کو بلوا بھیجا۔ لیاقت علی خان نے ان سے پوچھا کہ اس روز زیارت میں جب میں کمرے سے باہر نکل آیا اور آپ اندر گئے تو قائد اعظم نے آپ سے کیا بات کی تھی؟ میرے والد نے لیاقت علی خان کو بہتر یقین دلانے کی کوشش کی کہ قائد نے آپ دونوں کے مابین ہونے والی گفتگو کے بارے میں مجھ سے قطعاً کوئی بات نہیں کی تھی، سوائے اس کے کہ اس کے بعد قائد نے دوا کھانی بند کر دی تھی۔ لیکن میرے والد کے اس جواب سے لیاقت علی خان کو تسلی نہیں ہوئی۔ لیاقت علی خان کافی دیر تک میرے والد کو زیر کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ جب ان کی ملاقات ختم ہوئی اور میرے والد کمرے سے نکلنے لگے تو لیاقت علی خان نے انہیں واپس بلوا لیا اور انہیں تنبیہ کی کہ اگر انہوں نے کسی اور ذریعے سے اس ملاقات کے بارے میں کچھ سنا تو انہیں یعنی میرے والد صاحب کو سنگین نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ یہ ڈاکٹر کرنل الہی بخش کے صاحبزادے ہمایوں خان کی بیان کردہ روایت ہے، جو ہم تک اے آر رحمان اور شریف الدین پیرزادہ کے توسط سے پہنچی ہے۔ اس کی صحت پر بحث کی گنجائش ہو سکتی ہے، کیونکہ خود ڈاکٹر کرنل الہی بخش نے اپنی کتاب قائد اعظم کے آخری ایام میں اس سے مختلف بیان دیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ نیچے اترا تو وزیر اعظم سے ڈرائنگ روم میں ملاقات ہوئی۔ وہ اسی روز مسٹر محمد علی کے ساتھ قائد اعظم کی مزاج پرسی کے لیے تشریف لائے تھے۔ انہوں نے بڑی بے تابی سے قائد اعظم کی کیفیت دریافت کی اور اس بات پر اطمینان کا اظہار کیا کہ مریض کو اپنے ڈاکٹر پر اعتماد ہے اور انشاءاللہ اس کا ان کی صحت پر اچھا اثر پڑے گا۔ انہوں نے بہت تاکید کی کہ قائد اعظم کی اس طویل بیماری کی جڑ کا ضرور کھوج لگایا جائے۔ میں نے انہیں یقین دلایا کہ قائد اعظم کی حالت تشویشناک ہونے کے باوجود وہ پر امید ہیں کہ اگر انہوں نے وہ جدید دوائیں کھا لی جو کراچی سے منگوائی جا رہی ہیں تو ممکن ہے وہ صحت یاب ہو جائیں گے۔ بڑی امید افزا بات یہ ہے کہ مریض میں مدافعت کی کافی قوت ہے۔ وزیر اعظم اپنے رہنما اور پرانے رفیقی علالت سے بہت افسردہ تھے۔ ان کی دل سوزی میں سے بہت متاثر ہوا۔ اب حقیقت کیا ہے، اس کا علم تو صرف ان 5-6 شخصیاتی کو تھا جو اس وقت موقع پر موجود تھے۔ اب بدقسمتی سے ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں ہے۔ واقعے پر بھی 72 سال کی ماہ و سال کی گرد جم چکی ہے اب ایسا کوئی ذریعہ باقی نہیں جو قوم کو اس واقعہ کی اصلیت سے آگاہ کر سکے۔ 31 جولائی تا 12 اگست جناح کا پسندیدہ باورچی۔ ناظرین، 2-3 دن میں جناح کی حالت اتنی بہتر ہو گئی کہ 3 اگست کو ڈاکٹر کرنل الہی بخش نے ان سے لاہور جانے کے لیے 4 کی رخصت بھی حاصل کر لی۔ بظاہر اس کا سبب یہ نظر آتا ہے کہ چند دن بعد عید آنے والی تھی اور ڈاکٹر الہی بخش یہ عید اپنے اہل خانہ کے ساتھ منانا چاہتے تھے۔ اگر ابھی انہیں لاہور پہنچے 1 دن گزرا تھا کہ انہیں ڈاکٹر عالم کے ساتھ شاہوں کے ذریعہ علاج کرنے کا آلہ لے کر فوراً زیارت لوٹنے کی تاکید کی گئی اور 6 اگست کو وہ یہ آلہ لے کر زیارت پہنچ گئے۔ ڈاکٹر ریاض حسین شاہ نے انہیں بتایا کہ ان کی غیر حاضری میں جناح بہت کمزور ہو گئے اور ان کا بلڈ پریشر بہت گر گیا تھا، مگر انجیکشن لگانے سے ان کی حالت کچھ بہتر ہو گئی تھی۔
अगले दिन 7 अगस्त 1948 को ईद उल फित्र थी। इसी शाम बरकी शाहों से जना के इलाज का आगाज़ हुआ, मगर यह उन्हें मवाक़िफ़ नहीं आया और उनके पैरों पर कुछ वर्म सा हो गया। 9 अगस्त को डॉक्टरों ने राय दी कि ज़ियारत की बुलंदी मरीज़ के हक़ में अच्छी नहीं और उन्हें क्वेटा मुंतकिल कर देना चाहिए। जना पहले तो 15 अगस्त से पहले सफ़र के लिए आमादा नहीं थे, क्योंकि इसी साल जून में फ़ैसला हो चुका था कि यौम आज़ादी 15 के बजाय 14 अगस्त को मनाया जाएगा। लेकिन अपने मुआलजीन के इसरार पर वो 13 अगस्त को क्वेटा जाने पर रजामंद हो गए। जना की ज़ियारत के क़याम के ज़माने की बात है कि डॉक्टर कर्नल इलाही बख्श ने फ़ातिमा जना से पूछा, आपके भाई को कुछ खाने पर कैसे आमादा किया जाए, उनकी ख़ास पसंद का कोई खाना बताएं। फ़ातिमा जना ने बताया कि बम्बई में उनके यहाँ एक बावर्ची हुआ करता था जो चंद ऐसे खाने तैयार करता था कि भाई उनको बड़ी रग़बत से खाते थे, लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद वो बावर्ची कहीं चला गया है। उन्हें याद था कि लायलपुर मौजूदा फैसलाबाद का रहने वाला था और कहा कि शायद वहाँ से उसका कुछ अता पता मिल सके। यह सुनकर डॉक्टर साहब ने हुकूमत पंजाब से दरख्वास्त की कि इस बावर्ची को तलाश करके फ़ौरन ज़ियारत भिजवाया जाए। किसी न किसी तरह वो बावर्ची मिल गया और उसे फ़ौरन ही ज़ियारत भिजवा दिया गया। ताहम जना को उसकी आमद के बारे में कुछ नहीं बताया गया। खाने की मेज़ पर उन्होंने अपने मरगूब खाने देखते हुए ताजुब का इज़हार किया और खुश होकर खासा खाना खा लिया। जना ने इस्तफसार किया कि आज ये खाने किसने बनाए, तो उनकी बहन ने बताया कि हुकूमत पंजाब ने हमारे बम्बई वाले बावर्ची को तलाश करके यहाँ भिजवाया है और उसने आपकी पसंद का खाना बनाया। जना ने बहन से पूछा कि इस बावर्ची को तलाश करने और यहाँ भिजवाने का खर्च किसने उठाया है। अर्ज़ किया कि यह कारनामा हुकूमत पंजाब ने अंजाम दिया है, किसी गैर ने तो खर्च नहीं किया। फिर जना ने बावर्ची से मुतालिक फ़ाइल मंगवाई और इस पर लिखा कि गवर्नर जनरल की पसंद का बावर्ची और खाना फराहम करना हुकूमत के किसी इदारे का काम नहीं है। खर्च की तफसील तैयार की जाए ताकि मैं उसे अपनी जेब से अदा कर सकूं। और फिर 13 अगस्त था 28 अगस्त तबीयत का संभलना और कराची वापसी पर आमद। नाज़रीन, जना ज़ियारत में एक माह क़याम के बाद जब 13 अगस्त 1948 की शाम क्वेटा वापस पहुँचे तो उन्होंने अपने मुआलजिन से कहा, बहुत अच्छा किया कि आप मुझे यहाँ ले आए। ज़ियारत में मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे पिंजरे में बंद हूँ। क्वेटा पहुँचने के बाद 16 अगस्त को उनके मुआलजी ने एक मरतबा फिर उनके एक्सरे और दीगर टेस्ट लिए। एक्सरे के नताइज से मालूम हुआ कि जना की सेहत बतदरीज बेहतर हो रही है और टेस्ट के नताइज ने भी उसी राय को तक़वियत दी। चनांचा मुआलजी ने जना को मसरूफ़ रखने के लिए उनको अखबारात के मुतालिया की इजाज़त दे दी और उन्हें बाज़ दफ्तरी फ़ाइलें निपटाने से भी मना नहीं किया। क्वेटा पहुंचने के बाद जना की सेहत चंद रोज़ के लिए इस कदर संभल गई थी कि वो थकान महसूस किए बगैर रोज़ाना 1 घंटा काम करने लग गए थे। उनका मादा भी बेहतर काम कर रहा था, यहाँ तक कि एक दिन उन्होंने डॉक्टरों के मशवरे के बावजूद हलवा पूरी तैयार करवा के शौक से खाई। चंद दिन बाद उन्होंने डॉक्टरों की इजाज़त से सिगरेट नोशी भी शुरू कर दी। अगर कोई आदि सिगरेट नोश बीमारी के दौरान सिगरेट तलब करे तो यह इसकी। अब डॉक्टर ने जना की सेहत का मज़ीद जायज़ा लेते हुए उनसे गुजारिश की कि उन्हें क्वेटा से कराची मुंतकिल हो जाना चाहिए, लेकिन जना स्ट्रेचर पर लेटे हुए लाचार कैफियत में गवर्नर जनरल हाउस नहीं जाना चाहते थे। उनसे बार बार दरख्वास्त की गई तो वो इस शर्त पर कराची जाने पर आमादा हो गए कि वो गवर्नर जनरल हाउस में नहीं बल्कि मलीर में नवाब ऑफ बहावलपुर की रिहाइश गाह में क़याम करेंगे। इन दिनों नवाब ऑफ बहावलपुर इंग्लिस्तान में मुकीम थे। जना से कहा गया कि इनकी क़याम गाह में रिहाइश के लिए उनको एक ख़त तहरीर करना पड़ेगा, तो उनकी असूली पसंदी ने उन्हें यह ख़त तहरीर करने की इजाज़त नहीं दी। वो नहीं चाहते थे कि वो मुमलिकत के गवर्नर जनरल होते हुए अपनी मुमलिकत में शामिल एक रियासत के नवाब से किसी किस्म की सहूलत हासिल करने के लिए बाकायदा इजाज़त तलब करें। नाज़रीन, 29 अगस्त 1948 को डॉक्टर इलाही बख्श ने जना का एक मरतबा फिर मुआयना किया। वो लिखते हैं कि कायदे-ए-आज़म का मुआयना करने के बाद मैंने ये उम्मीद ज़ाहिर की कि जिस रियासत को आप वजूद में लाए हैं उसे पूरी तरह मुस्तहकम और इस्तवार करने के लिए भी देर तक ज़िंदा रहें। मेरे वहमो गुमान में भी ना आया था कि मेरे जज्बात से वो गमगीन हो जाएंगे। इनके ये अल्फाज और इनका अफसरदा और यास अंगेज़ लहजा मैं कभी नहीं भूल सकता। जना ने डॉक्टर इलाही बख्श को मुखातिब करके कहा, आपको याद है जब आप पहली बार ज़ियारत आए थे तो मैं ज़िंदा रहना चाहता था, लेकिन अब मेरा मरना जीना बराबर है। डॉक्टर इलाही बख्श लिखते हैं कि यह अल्फाज ज़बान से अदा करते वक्त उनकी आंखों में आंसू आ गए। एक ऐसे शख्स को आप दीदा देखकर जिसे जज्बात से अक्सर आरी और फौलाद की तरह सख्त समझा जाता था। डॉक्टर इलाही बख्श दंग रह गए। जना उस वक़्त बतदरीज रोबा सेहत थे, इसलिए जना की मुज़म्मिल तबीयत से उन्हें और भी हैरानी हुई। उन्होंने वजह दरियाफ़त की तो जना ने फरमाया, मैं अपना काम पूरा कर चुका हूँ।
नाज़रीन, डॉक्टर इलाही बख्श लिखते हैं कि इस जवाब से मेरी उलझन और बढ़ गई और ख्याल हुआ कि वो असल बात पोशीदा रखना चाहते हैं और जो वजह उन्होंने बयान की है वो यूं ही टालने के लिए है। मैं रह रह कर सोचता था कि क्या आज से 5 हफ्ते पहले इनका काम नामुकम्मल था और अब यकायक पाए तकमील को पहुंच गया है। मैं ये महसूस किए बगैर न रह सका कि कोई बात ज़रूर है जिसने इनकी जीने की आरजू मिटा दी। यही वाक़ा फातिमा जना ने भी तहरीर किया है, मगर कदरे मुख्तलिफ अल्फाज में। वो लिखती हैं, अगस्त के आखिरी दिन में जना पर अचानक मायूसी का गलबा हो गया। एक दिन मेरी आंखों में गौर से देखते देखते उन्होंने कहा, फातिमा, अब मुझे ज़िंदा रहने से कोई दिलचस्पी नहीं, मैं जितनी जल्द चला जाऊं उतना ही बेहतर है। ये बदशगुनी के अल्फाज थे। मैं लर्ज उठी जैसे मैंने बिजली के नंगे तार को छू लिया हो। फिर भी मैंने सिब्रो ज़ब्त से काम लिया और कहा, आप जल्द ही अच्छे हो जाएंगे, डॉक्टर को पूरी उम्मीद है। मेरी ये बात सुनकर वो मुस्कुराए। इस मुस्कुराहट में मरवनी छपी हुई थी। उन्होंने कहा, नहीं, अब मैं ज़िंदा रहना नहीं चाहता। तो नाज़रीन, आज की वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। अगर आप इस कहानी की पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। हम इंशाल्लाह ताला आपके लिए इस कहानी का पार्ट 2 भी लाएंगे। तो नाज़रीन, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।